अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं वसीम सेता और आप देख रहे हैं मोटोबस। अभी हमारी जिक्सर रेसप जो है इसने पूरे 10,000 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया और मैंने इसको लिया था मार्च 2023 में और अभी है दिसंबर 2024। तो ऑलमोस्ट पौने 2 साल हो गए। तो मैं इस वीडियो में आपको मेरा पूरा एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ, जो कि लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस है कि क्या मुझे इसके पॉजिटिव्स लगते हैं, क्या नेगेटिव्स लगते हैं, क्या क्या इसकी अच्छी बातें है, क्या बुरी बातें है और क्या आपको ये 2025 में लेने को कंसिडर करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं इसके पॉजिटिव पॉइंट्स से। नेगेटिव पॉइंट्स जो है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो के साथ। सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो इसकी प्राइसिंग जो है वो एक शोरूम 1,47,000 के आसपास है। तो इस प्राइस पॉइंट पे मेरे ख्याल में और कोई भी बाइक नहीं है जो कि फेयरिंग के साथ में आती हो। नेकेड स्पोर्ट में काफ़ी सारी बाइक्स आती है, जैसे कि एफजी हो गई आपकी, फिर RTR 200 वगैरह हो गए, RTR 160 हो गई, पल्सर भी आती है, पल्सर N150 N160 वगैरह, ये सारी इस बजट में आ जाती है। लेकिन वो सारी नेकेड सेगमेंट में आती है, फेयरिंग वाली कोई भी बाइक इस सेगमेंट की इस प्राइस ब्रैकेट में नहीं आती है। तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन आप ये मत सोचना कि ये काफ़ी कम बजट में आ रही है इस सेगमेंट के अंदर तो आपको बहुत ही ड्रॉबैक्स देखने वाले, या फिर आपको काफ़ी कम बजट में काफ़ी अच्छी चीज़ मिलने वाली है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो प्राइस पॉइंट पे ये आती है उसी प्राइस पॉइंट पे ये काफ़ी अच्छी मतलब डील है। ना ही मैं इसकी प्राइस को अच्छी कहूँगा ना ही बुरी कहूँगा, ये ठीक ठाक प्राइस पॉइंट पे है जो जो कुछ भी ये ऑफर कर रही है बाइक। इसके बाद हो गया इसका परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस आप इसका पॉजिटिव में भी ले सकते हो, नेगेटिव में भी ले सकते हो। तो मुझे तो पता ही था कि ये किस तरह का परफॉर्मेंस देने वाली है। तो जिस प्राइस पॉइंट पे आती है उस हिसाब से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है, तो मैंने उस हिसाब से ही लिया था। तो मान लो ना कि मतलब परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, लेकिन टॉप एंड जो है वो इसका थोड़ा सा कम है। 125 तक ये जाती है टॉप एंड, और मैंने वैसे 133 तक ले गया हूँ ऑन वीडियो, वो भी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा। लेकिन 133 पे इसका लिमिटर आ गया था और उसने फिर 127-8 पे फेंक दिया था वापस। और वो 133 भी तब आई थी जब वो ब्रिज के ढलान पे थी तब। बाकी ये 125 तक तो बहुत मुश्किल से जाती है अगर विंड ब्लास्ट कम हो तो। इंजन जो है वो इसका काफ़ी रिफाइन है, आपको मतलब वाइब्रेशन बिल्कुल फील ही नहीं होती। फील क्या मतलब है ही नहीं। सिर्फ अगर आप हाई RPM पे जाते हो 80-100 की स्पीड पे, और तब जाके आपको ये लेफ्ट वाला जो हैंडल बार है ना, वहाँ पे बिल्कुल माइनर सी वाइब्रेशन आती है। बाकी कहीं पे भी फुट पे हो, सीट हो, टैंक हो, या कहीं पे भी किसी भी तरह की वाइब्रेशन नहीं है, बिल्कुल रिफाइंड इंजन है। तो ये इसका काफ़ी अच्छा प्लस पॉइंट है। और उस हिसाब से जिस तरह से ये परफॉर्मेंस वगैरह देती है, मैं अगर इसको सिटी में भी चलाता हूँ तो ये मुझे 45 की माइलेज देती है। तो ये इसका काफ़ी बड़ा प्लस पॉइंट है। अगर आप इसको हाईवे पे ले जाते हो और अगर 80 की स्पीड पे क्रूज करोगे ना, तो आई थिंक ये 55 की माइलेज आराम से निकाल के देगी। अगर आप 100 पे भी चलाते हो तो भी ये आपको 45 से लेके 50 के बीच में आराम से माइलेज निकाल के देती है। तो माइलेज इसकी काफ़ी अच्छी है। मैं इसको सिटी में भी चलाता हूँ और अगर रफली भी चला लूँ तो ये मुझे 44-45 की आराम से माइलेज निकाल के देती है, इससे कम तो ये देती ही नहीं है। माइलेज अच्छी होने के साथ साथ इसकी जो टैंक कैपेसिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है। 12 लीटर का आपको इसमें टैंक देखने को मिलता है, जिसमें से 2 लीटर वो रिजर्व रखता है और 10 लीटर जो है वो यूजेबल रहता है। वो बाकी के 2 लीटर भी यूजेबल रहता है, लेकिन मैं कभी यूज़ नहीं करता उसको। मैं जैसे ही वो ब्लिंक होता है दोनों लाइटें इसकी, तो मैं फ्यूल अप करवा के फुल फुल टैंक करवा लेता हूँ। तो फ्यूल टैंक की जो ये रेंज निकाल के देता है ना, वो 450 से 500 किलोमीटर 10 लीटर में आराम से निकाल के देता है। तो काफ़ी अच्छी रेंज ये निकाल के देता है एक फ्यूल टैंक के अंदर। अगर आपको इसकी माइलेज टेस्ट का वीडियो देना है तो वो लिंक मैं यहाँ पे कहीं पे आई बटन में दे दूंगा, वो आप देख सकते हो। और ब्रेकिंग जो है वो भी इसका प्लस पॉइंट है, काफ़ी अच्छी ब्रेक ये प्रोवाइड करता है अपने जो पावर लेवल के हिसाब से। फ्रंट ब्रेक जो है वो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी तगड़ी ब्रेक है इसकी जो पावर है उस हिसाब से। रियर ब्रेक जो है वो मैं कहूँगा ठीक ठाक है। लेकिन पहले क्या था, वो मान लो कि आगे वाली जो ब्रेक है वो 100% है, तो स्टार्टिंग में जो पिछले वाली ब्रेक थी वो 10% थी। और फिर मैं कभी वैसे तो इस बाइक में पिछली वाली जो ब्रेक है वो यूज़ करता ही नहीं था, लेकिन फिर मुझे लगा ब्रेक पैड कभी घिसेंगे नहीं, ऐसे ही पड़े रहेंगे। तो मैंने क्या किया कि थोड़ी थोड़ी मैं पिछली वाली ब्रेक यूज़ करना शुरू कर दिया। जहाँ पे थोड़ी सी स्लो वगैरह करनी है वहाँ पे मैं यूज़ करता था। तो धीरे धीरे वो जैसे ब्रेक पैड घिसते गए ना, उसकी ब्रेक काफ़ी अच्छी होती गई। तो मैं कहूँगा 10% जो थी ना वो 30-40% तक आ गई थी। तो पिछली वाली भी अच्छी हो गई थी। लेकिन एक बार क्या हुआ ना कि मुझे कहीं कहीं पे इसके जो बोल्स वगैरह नट्स वगैरह होती है वहाँ पे रस्ट वगैरह थोड़ा सा दिख रहा था। तो मैंने पूरी बाइक में हर जगह पे WD-40 का स्प्रे कर
दिया, तो उसमें वो मेरी डिस्क प्लेट में भी लग गया था, तो उसकी वजह से वापस जो ब्रेक है वो 0 हो गई थी। तो वो मैंने जो डिस्क प्लेट है वो भी मैंने क्लीन कर ली थी, उसके बाद मैंने वॉशिंग वगैरह भी करवा ली, लेकिन आज तक वापस वो ब्रेक जो है वो सेटल नहीं हो पा रही है, वापस वो 10-15% पे चली गई है। और फ्रंट वाली भी साथ में अफेक्ट हुई थी उस टाइम पे, लेकिन वो कुछ क्लीनिंग और वॉशिंग वगैरह करने के बाद वो वापस सेटल हो गई थी, लेकिन पिछली वाली अभी भी वापस सेटल नहीं हो पा रही है। तो ब्रेक इसकी काफ़ी अच्छी है। एबीएस जो है वो आपको सिर्फ फ्रंट में देखने को मिलता है, क्योंकि ये सिंगल चैनल एबीएस के साथ में आती है। पीछे में आपको एबीएस देखने को नहीं मिलता, और पीछे में मेरे ख्याल में ज़रूरत भी नहीं है एबीएस की, क्योंकि पीछे वाला टायर जो है वो हैंडल हो जाता है। हाँ, अगर हायर सेगमेंट की बाइक है, अगर 390 जैसी, तो उसमें आपको एबीएस की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन इसमें फ्रंट वाला एबीएस जो है वो काफ़ी अच्छा है, और ये कभी भी अननेसेसरीली हिट नहीं हुआ है एबीएस जो है वो। जब मतलब इमरजेंसी ब्रेकिंग करते हैं, जैसे कि हम जा रहे हैं थोड़ी सी स्पीड में और कोई अचानक से बीच में आ गया, जैसे कि गाय वगैरह आ गई या कोई इंसान भी आ गया, तो हम जैसे ही ब्रेक अप्लाई करेंगे ना, बिल्कुल मतलब दबा देंगे, तब जाके ये एबीएस किक इन करता है। बाकी इसके अलावा अननेसेसरीली कभी भी हिट नहीं किया। और मान लो ना कि पहले 8-10 महीने तक तो मुझे पता ही नहीं चला कि इसमें एबीएस काम कर रहा है भी नहीं कर रहा, क्योंकि ये मेरी एबीएस वाली पहली बाइक है। इससे पहले मेरे पास कोई एबीएस वाली बाइक नहीं थी, तो मेरा एक्सपीरियंस एबीएस के साथ नहीं था। तो मैं पहले 8-10 महीने तक तो यही सोच रहा था कि इसमें एबीएस काम भी कर रहा है कि नहीं कर रहा, और अगर काम कर रहा है तो वो मुझे कैसे पता चलेगा कि एबीएस काम कर रहा है, क्योंकि जिस बंदे ने एबीएस वाला नहीं यूज किया ना, उसको नहीं पता होता कि एबीएस किस तरह से काम कर रहा है। तो एबीएस में क्या होता है, जैसे आप ब्रेक अप्लाई करते हो ना पूरी, तो जैसे जब एबीएस किक इन होगा तो वो ब्रेक को आपकी पीछे पुल करेगा, मतलब ब्रेक का जो प्रेशर है वो कम कर देगा, तो आपके हाथ में ऐसे 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 झटके लगेंगे, अगर आपने बिल्कुल ऐसे प्रेस कर रखी है तो जब पहली बार किक इन हुआ था ना एबीएस, तब मुझे पता चला कि इस तरह का एबीएस वर्क करता है। तो एबीएस इसका काफ़ी अच्छा है, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और टायर की ग्रिप की बात करूँ तो टायर की ग्रिप भी काफ़ी अच्छी है। पीछे वाला टायर तो बिल्कुल सही है, आगे वाला भी इतना सही है, आज तक कभी स्किड नहीं हुआ, और इसका सबसे बड़ा रीज़न एबीएस भी है। लेकिन टायर की ग्रिप भी अच्छी है, क्योंकि ब्रेकिंग जो ये जब लगाते हैं ना, तो टायर की ग्रिप की वजह से भी ब्रेकिंग अफेक्ट होती है। लेकिन जो आगे वाला टायर है ना, वो रेडियल नहीं है, तो ये टायर जो है फ्रंट वाला, वो भी रेडियल मेरे ख्याल में तो होना चाहिए था, लेकिन कोई ना, अगर जब इसको चेंज करने का टाइम आएगा तो हम इसको रेडियल लगा सकते हैं। उसके बाद जो ये मिरर्स है, मिरर्स इसके प्लस में भी आते हैं, माइनस में भी आते हैं। प्लस में आते हैं क्योंकि इसकी जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी है। इसका जो मिरर का थोड़ा सा परसेंट है ना, 20% हिस्सा, उसमें हमारे जो हाथ है वो आ जाते हैं 20 से 30% में। बाकी का जो पूरा मिरर है ना, उसमें पीछे का लुक दिखता है, तो वो काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी यहाँ पे मिल जाती है मिरर में। लेकिन जो इसका माइनस पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पे अगर इस तरह से हमने इसको ओपन कर रखा है ना, तो क्या होता है ना कि ये जो बॉडी है ना, बॉडी से देखो आप कितना बाहर निकला हुआ है मिरर, ये तो इस केस, और बाहर तो निकला ही है लेकिन आगे की ओर भी निकलता है। तो इसमें ट्रैफिक वगैरह में अगर सिटी में चलाते हो ना, तो वो फिल्टर करने में काफ़ी दिक्कत आती है, कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी को लग जाता है। तो मैं तो सिटी में इसको ओपन करना अवॉइड ही करता हूँ, मैं सिर्फ हाईवे पे इसका यूज़ करता हूँ। अगर हाईवे का यूज़ मेरा नहीं होता तो मैंने कब का निकाल दिया होता इसको। इसके बाद पॉजिटिव्स की बात करें तो इसका लुक, भाई इसका लुक अगर एक बार आप चेकआउट करो तो क्या लुक है। साइड से देखो, पीछे से देखो, काफ़ी अच्छा लुक ये निकाल के देती है। और इसका जो मतलब फेयरिंग वगैरह, इसका टैंक जो है वो काफ़ी मस्क्यूलर है, तो लुक तो काफ़ी अच्छा तगड़ा वाला निकल के आता है। लेकिन ये किसी को पता नहीं चलता कि ये 150 सीसी की बाइक है या फिर हायर सीसी की। तो जो भी बंदा कभी मुझे कहीं पे मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ या कहीं पे घूमने गया हूँ, तो मुझे पूछता है कि ये कितने सीसी की बाइक है, और जब मैं कहता हूँ कि ये 150 सीसी की बाइक है, तो उन लोगों को थोड़ा सा अजीब लगता है कि क्या ये सच में 150 सीसी की बाइक है, क्योंकि सबको लगता है ये कम से कम 300-400 सीसी की बाइक होगी। एक इसका लुक के मामले में ही नेगेटिव पॉइंट है, वो है इसका फ्रंट लुक, क्योंकि फ्रंट लुक जो है वो इसका थोड़ा सा वीक है, मतलब बुरा भी नहीं है, इतना अच्छा है, लेकिन सबको ये पसंद नहीं आता। उसके बाद जो इसकी हैंडलिंग है वो काफ़ी अच्छी है, आपको कहीं पे भी ट्रैफिक वगैरह में फ़िल्टर करना हो, कोई भी दिक्कत नहीं होती। इसकी जो सीट हाइट है वो 795 की है, तो सीट हाइट भी काफ़ी लो है स्पोर्ट बाइक के हिसाब से। तो मेरे जैसा लो हाइट वाला बंदा जो है, वो 5 फुट 3 इंच की मेरी हाइट है, तो वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से मेरे पैर आ जाते हैं इसमें, और काफ़ी अच्छे तरीके से मैं इसको हैंडल कर पाता हूँ। इसका वेट जो है वो आई थिंक 157 केजी के आसपास है मेरे ख्याल में, मुझे अभी याद नहीं है एग्जैक्टली। तो उस हिसाब से ये थोड़ी-सी आगे-पीछे करने में दिक्कत देती है, क्योंकि मेरी हाइट जो है वो शॉर्ट है। लेकिन मैं कर लेता हूँ, कोई मतलब इतना इश्यू नहीं आता। हाँ, इसका जो टर्निंग रेडियस है वो स्पोर्ट बाइक का कम रहता है,
तो उसके हिसाब से काफ़ी बार आगे पीछे करनी पड़ती है, तब जाके ये पूरा टर्न लेती है, काफ़ी मतलब जहाँ पे सकड़ी सी जगह है वहाँ पे। बाकी हैंडलिंग वगैरह काफ़ी अच्छी है, कोई भी दिक्कत नहीं है। लीन वीन करना हो तो भी काफ़ी अच्छा लीन आप इसके साथ कर सकते हो। लाइट की बात करें तो लाइट का जो थ्रो है वो इसका काफ़ी अच्छा है। अगर मान लो कि सामने से लाइट नहीं आ रही है और कहीं पे आप सिंगल वे रोड में जा रहे हो और मतलब ये पूरा रोड जो है उजाला कर देती है, काफ़ी अच्छा इसका लाइट का थ्रो है। और जब इसकी हाई बीम भी साथ में आप चलाते हो ना, तो वो नीचे तो ठीक है, पूरा ऊपर भी उजाला कर देता है, पेड़ वगैरह वो पूरे के पूरे सारे दिखते हैं। और लेकिन इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी है, वो भी मैं साथ में बता ही देता हूँ इसमें, कि जब पिलियन पीछे बैठता है ना, किसी को आप पीछे बिठाते हो तो पीछे से क्या है, बाइक थोड़ी सी दब जाती है। तो बाइक दबती है तो इसका हेडलाइट का थ्रो है ना, वो भी आगे ऊपर चढ़ जाता है। तो मान लो कि जो इसका हाई बीम का थ्रो होगा ना, वो इसका लो बीम का थ्रो हो जाएगा, और हाई बीम तो इसकी काफ़ी ऊपर चली जाएगी। तो जो नीचे यहाँ पे नीचे के लेवल में जो लाइट दिखनी चाहिए ना, वो लाइट फिर उस टाइम पे नहीं दिखती पिलियन के साथ में। तो वो मेरे ख्याल में एडजस्ट करना पड़ेगा आपको लाइट का थ्रो। लेकिन उसमें भी इश्यू ये आएगा कि जब फिर आप सिंगल में जाओगे तो उसका थ्रो जो होगा वो काफ़ी नीचे आएगा, तो उस केस में आपको इश्यू होगा। तो ये मेरे ख्याल में सुजुकी को थोड़ा सा इसको देखना चाहिए। और इसकी जो सीटिंग पोजीशन है वो भी काफ़ी अच्छी है, ना ही बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, ना ही बहुत ज़्यादा मतलब कंफर्टेबल है। तो कुछ इस तरीके के मेरे दोनों पाँव इतने ही आते हैं दोनों साइड पे, मेरे लिए ये काफ़ी इनफ है चलाने के लिए। और सीटिंग पोजीशन की बात करें ना, तो देखो सीटिंग पोजीशन कुछ आपको इस तरीके की मिलेगी, इतनी। तो आपके पैर जो है वो थोड़े से पीछे रहेंगे, और थोड़ी सी आपकी ये साइड जो है वो झुकी हुई रहेगी। लेकिन इसमें क्या है ना कि किसी के लिए ये प्रो हो सकता है, किसी के लिए कौन भी हो सकता है। किसी को ज़्यादा कंफर्टेबल चाहिए, किसी को ज़्यादा स्पोर्टी चाहिए। तो मेरा जो नेचर है वो मुझे ज़्यादा स्पोर्टी पोजीशन पसंद है। तो मेरे लिए तो वो बेटर रहता कि थोड़ा सा हैंडल बार नीचे होता और फुट पेग की पोजीशन जो है वो थोड़ी सी पीछे की साइड होती, तो मुझे वो काफ़ी बेहतर लगता। और मेंटेनेंस की बात करें तो मेंटेनेंस इसका काफ़ी लो है, जो कि इसकी एक काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट में आता है। तो मेंटेनेंस के नाम पे मैं अगर कहूँ ना, तो मैंने अब तक क्या करवाया है, तो जितनी भी सर्विस होती है ना, उसमें ज़्यादातर सिर्फ मतलब हर 4000 किलोमीटर पे आपको एक सर्विस करवानी रहती है, जिसमें इंजन ऑयल चेंज होता है। तो इंजन ऑयल का भी सिर्फ 400 रुपये लेते हैं वो लोग, ज़्यादा नहीं लेते, तो वो भी मतलब काफ़ी चीपर रेट है। इसके अलावा आज तक मैंने कुछ भी चेंज नहीं करवाया। ब्रेक पैड्स भी अभी मेरे चल रहे हैं, और आई थिंक 50% अभी भी बचे हैं, 50% से ज़्यादा ही हो गए। पौने 2 साल हो गए, 10,000 किलोमीटर हो गए ये, फिर भी अभी तक 50% ब्रेक पैड्स है। टायर की मैं बात करूँ तो टायर भी अभी 50% से ज़्यादा ही हो गए। मतलब ये मेरे ख्याल में 20,000 तक टायर चल जाएंगे, और ब्रेक पैड्स भी आराम से 15 से 20,000 किलोमीटर तक चल जाएंगे। उसकी कॉस्ट वो मुझे पता नहीं है, वो मैंने कभी पूछा नहीं है। और इसके अलावा सर्विसिंग में मैं बात करूँ तो पिछली बार मैंने मेजर सर्विस करवाई थी, जिसमें मैंने ऑयल फिल्टर चेंज करवाया था और एयर फिल्टर चेंज करवाया था, और साथ में स्पार्क प्लग भी चेंज करवाया था। तो उसकी मुझे प्राइसिंग अभी याद नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हुई थी। उसका जो बिल है वो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे अटैच कर दूंगा। तो मेंटेनेंस इसका काफ़ी लो है, आप सिर्फ ऑयल चेंज करवा के इसको चला सकते हो, और कोई भी चीज़ आपको चेंज नहीं करवानी रहती जब तक कि आपको ज़रूरत ना हो। जैसे कि फिर कंज्यूमेबल है वो तो आपको चेंज करवाना है जब वो घिस जाते हैं, जैसे कि ब्रेक पैड्स है, टायर्स वगैरह है, वो आपको अपने हिसाब से चेंज करवाना है। बाकी एज सच इसमें, और एयर कूल्ड है तो आपको इसमें कोई मतलब कूलेंट वगैरह भी नहीं डलवाना है, वो भी कोई आपको टेंशन की बात नहीं है। तो यही था आज का वीडियो, थोड़ा लंबा हो गया लेकिन सारी बातें बतानी ज़रूरी थी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।